नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर की बात। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर की चर्चा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्याय संगत और स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में लगातार बनी गति पर संतोष व्यक्त किया और आपसी लाभ के लिए इन संबंधों को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि भारत और इटली की मित्रता हमारे वैश्विक समुदाय के लिए एक महान लाभ है। उच्च सदन में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। वहीं राज्यसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभागों की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति के रिपोर्ट के बाद किए गए कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट्स भी उच्च सदन में रखी जाएंगी। लोकसभा में आज के विधायी कार्य की बात की जाए तो विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 पुनः स्थापित विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। सदन में आज नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। वहीं संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने के समय को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होने वाली हैं। वो इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। केरल को छोड़कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज अंतिम तिथि है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की सूची दी जाएगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा चेतावनी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश के अंतिम छोर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रसार भारती अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक सूचनाओं का प्रसार करता है। 260 से ज्यादा आकाशवाणी केंद्रों के प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि प्रसार भारती ने वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पर दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनलों के साथ साथ चुनिंदा निजी समाचार और मनोरंजन चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन और डीडी न्यूज दैनिक बुलेटिन और चर्चा में आपदा का सामना, कैबिनेट के बड़े फैसले और साइबर अलर्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से
सरकारी योजनाओं और आपदा संबंधी सलाहों पर विशेष कार्यक्रम, वृत्त चित्र और रिपोर्ट भी प्रसारित करते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने आपदा संबंधी चेतावनियों के भौगोलिक रूप से लक्षित प्रसार के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली लागू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिष्ठित कविता सागर प्राण तलमाला की 116वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कर सकते हैं यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने संघ के तृतीय सरसंघ चालक, सामाजिक समरसता के प्रतीक बाला साहेब देवरस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संघ की शुरुआत से लेकर उसे एक विशाल संगठन बनाने, देश भर में विस्तार देने में बाला साहेब देवरस जी का अमूल्य योगदान रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि महाकवि ने क्रांति की प्रज्वलित लौ को थामे रखा और अपनी जोशीली देशभक्तिपूर्ण कविताओं से स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। सरकार के कड़े निर्देश और उड़ानों में 10% की कटौती जैसे फैसले से एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडिगो की कल दिल्ली और मुंबई सहित 3 प्रमुख हवाई अड्डों पर लगभग 220 उड़ानें रद्द रहीं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को आज कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। डीजीसीए ने सीईओ को परिचालन व्यवधानों से संबंधित डेटा और अपडेट के साथ एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस बीच इंडिगो ने अपना संशोधित शेड्यूल डीजीसीए को कल सौंप दिया है। इसी बीच इंडिगो ने अपना संशोधित शेड्यूल डीजीसीए को सौंपा और एयरलाइन को अपने शीतकालीन शेड्यूल के तहत करीब 2200 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट लगातार परिचालन सामान्य करने में जुटा हुआ है। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि एयरलाइन का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच करेगा। चेयरमैन ने कहा कि निदेशक मंडल ने प्रबंधन के साथ काम करने और व्यवधानों के मूल कारणों का पता लगाने में मदद करने के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। पूरे देश में इंडिगो के ऑपरेशन अब स्थिर हो रहे हैं। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमानन मंत्रालय के कंट्रोल रूम का कल जायजा लिया और वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। इंडिगो रेस्पॉन्स टाइम को और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। यात्रियों की उड़ान संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नंबर 011246042830, 0112463297 जारी किए हैं। यात्री एयर सेवा ऐप और वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे एक शख्स भोला घोष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके भाई और ड्राइवर की मौत हो गई है। भोला के परिवार वाले इस मौत पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। जेल में बंद शाहजहां शेख पर परिवार वालों ने सीधे आरोप जड़ा है। पश्चिम बंगाल में बहुमंजिला इमारतों में बूथों के सर्वेक्षण पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के काम पर चुनाव आयोग ने असंतुष्टि व्यक्त की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुमंजिला इमारतों में बूथों से संबंधित एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं आया। आयोग ने पत्र में इसके लिए डीओ को दोषी ठहराया और कहा कि आयोग ने इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। वक्फ के मुद्दे पर अब नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पर निशाना साधा है। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कारण ही राज्य की 80,000 वक्फ संपत्तियों में से 54,000 संपत्तियों का पंजीकरण केंद्र के निर्देश अनुसार उम्मीद पोर्टल पर समय पर नहीं हो सका। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब लाभार्थियों के लिए चावल अन्य राज्यों और देशों में बड़े पैमाने पर चोरी करके निर्यात किया गया। भाजपा नेता सीटी रवि ने विधान परिषद में कहा कि सिंगापुर के बाजारों में अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों के लिए रखा गया 25 किलो का एक बोरा 8,000 रुपए में बिक रहा है।
दिल्ली के सदर बाजार इलाके में कल देर रात आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। शोरूम मालिक का कहना है कि इलाके से गुजर रही एक बारात में लोग पटाखे छोड़ रहे थे और इस दौरान स्काई रॉकेट से आग लग गई। असम के गुवाहाटी में इस रोड इलाके में स्थित 6 मंजिला सोहम एम्पोरिया व्यावसायिक भवन और SBI के कार्यालयों में आग लग गई। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 13 से 14 दिसंबर के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। अब पहाड़ियां कोहरे से ढकी हुई नजर आएंगी। IMD ने आज से 13 दिसंबर तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य मध्य हिस्सों के राज्यों में शीतलहर की मौजूदगी रहने की बात कही है और सुबह शाम घना कोहरा भी छाया रहेगा। उधर दक्षिण भारत में अगले शुक्रवार तक लक्षद्वीप, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। केरल में आज सुबह स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। केरल के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के 18,274 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दूसरे चरण में 1,53,00,000 से अधिक मतदाता ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों सहित 604 स्थानीय निकायों के 12,931 वार्डों में प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। दूसरे चरण में कुल 38,994 उम्मीदवार मैदान में। स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 9 दिसंबर को मतदान हुआ था। दोनों चरणों के लिए मतगणना 13 दिसंबर को होगी। राजस्थान प्रवासी दिवस का शानदार समापन हो गया है। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू राजस्थान प्रवासी दिवस मनाने के निर्णय को शानदार प्रयास इन लोगों को अपनी मातृभूमि से जोड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रवासी राजस्थानी दिवस समापन कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान के प्रवासी देश और दुनिया में व्यापार और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनका देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में होने वाले मध्य प्रदेश ग्रीन लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज वाराणसी के नमो घाट पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेस्ला के कमर्शियल ऑपरेशन का उद्घाटन करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडिया एआई मिशन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आज चेन्नई में एक प्री समिट इवेंट आयोजित होगा। आज नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम नई दिल्ली स्थित नीति भवन में डिपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट रिपोर्ट नाम की रिपोर्ट जारी करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता साइन किया, जिससे रोजगार संबंधों को व्यापक बनाने एआई आधारित कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से रोजगार के अवसर काफी व्यापक होंगे, उच्च विकास वाले क्षेत्रों को समर्थन मिलेगा और भारत न केवल घरेलू मांग बल्कि विश्व के लिए भी कुशल कार्यबल विकसित करने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के अनुसार भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य को दोहराया। परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता 2031-32 तक बढ़कर 22.38 गीगावाट हो जाएगी। सरकार ने वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अणु ऊर्जा विभाग ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3.1% था, लेकिन अब इसे बढ़ाने पर सरकार का जोर है। भारत यूरोपीय संघ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वर्किंग ग्रुप 2 के तहत समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से मुकाबला विषय पर आयोजित इंडिया यूरोपीय संघ आइडियाथॉन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान ओपीएसए की साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर परविंदर मैनी ने समुद्री प्लास्टिक को कम करने के लिए शुरुआती दौर के इनोवेशन को बढ़ावा देने में भारतीय और यूरोपीय संस्थानों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक ड्राफ्ट प्रश्नावली के अनुसार अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2026 का वार्षिक सर्वेक्षण इस सेक्टर की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रमुख संकेतकों पर नजर रखेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 20 दिसंबर तक नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग निकायों से ड्राफ्ट सर्वे शेड्यूल पर फीडबैक मांगा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया। इसके लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में नए प्लेटफॉर्म को चालू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुजलम भारत हर ग्रामीण जल योजना को एक यूनिफाइड सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। इसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के लिए डिजिटल बैकबोन बनाना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अनुसार स्टेशनों के रिडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इसमें मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें चरणों में लागू करना शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली ने विज्ञान भारती, IITM पुणे और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण क्षमता को आधुनिक बनाना है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 87 करोड़ 52 लाख रुपए जारी किए हैं। ये अनटाइड ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त का रोका हुआ हिस्सा है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज योजना के तहत पूरे देश में कुल 30,083 नई पैक्स डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं और 15,793 डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मजबूत किया गया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन ने नॉलेज शेयरिंग, ज्वाइंट करिकुलम डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने मानदंड ब्याज दर में 0.25% अंकों की कटौती की है, जिससे फेडरल फंड दर 2022 की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। फेडरल की सितंबर से लगातार तीसरी कटौती दर है, जिससे इस साल कुल 0.75% अंकों की कमी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इससे सारा पैसा अमेरिकी सरकार के पास जाएगा। ट्रंप के अनुसार ये ग्रीन कार्ड से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। कंपनी किसी भी संस्थान में जाकर कार्ड खरीद सकेगी और उस व्यक्ति को अमेरिका में रख सकेगी।
ट्रंप ने जानकारी दी कि इससे उन प्रतिभाशाली लोगों को फायदा होगा जिन्हें ग्रेजुएशन करने के बाद यहां रहने की अनुमति नहीं मिलती है। वेनेजुएला के तट पर अमेरिका ने एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रंप ने इस टैंकर को लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। वेनेजुएला सरकार ने प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त करने के बाद अमेरिका पर खुलेआम चोरी का आरोप लगाया है। सरकार ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता, प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय गरिमा की पूरी दृढ़ता के साथ रक्षा करेगी। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बड़ा डिफेंस पॉलिसी बिल पास किया जिसमें सालाना मिलिट्री खर्च के लिए रिकॉर्ड $901 मंजूर किए गए हैं। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि बुधवार को यूक्रेनी समुद्री ड्रोन ने एक टैंकर पर हमला करके उसे बेकार कर दिया। यह टैंकर रूसी तेल की ट्रेडिंग में शामिल था। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर शुरू हुई झड़पों के बाद अब लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल रहे हैं। दोनों सरकारों के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने जापानी लड़ाकू विमानों को लेकर किए गए चीन के दावों को खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा है कि जापानी फाइटर जेट्स ने चीन के रडार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार इस वर्ष सबसे ज्यादा पत्रकार गाजा में संघर्ष के दौरान मारे गए हैं। इस साल कुल 67 पत्रकारों की मौत हुई, जिनमें से 29 पत्रकार गाजा में मरे हैं। भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। जर्मनी ने स्पेन को 3-2 से हराकर 8वीं बार पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारत ने पहला मैच 101 रन से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं रोहित शर्मा रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच वेलिंगटन में सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय खेल सहयोग को मजबूत करने के लिए करार हुआ है। फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम फाइनल में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का सामना लेवोन आरोनियन से होगा। कार्लसन ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही 2025 फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर का खिताब अपने नाम कर लिया था। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को 2-1 से मात दी। इस जीत के साथ सिटी ग्रुप में चौथे स्थान पर आ गई है। वहीं रियल मैड्रिड 7वें स्थान पर खिसक गई है। मैन सिटी के मैनेजर ने कहा कि उनकी टीम ने दूसरे हाफ में अच्छा खेल दिखाया। वहीं रियल मैड्रिड के मैनेजर ने माना कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम पर भरोसा जताया है। चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन और एथलेटिक बिल्बाओ ने गोल रहित ड्रॉ खेला। इस सीजन में ये पीएसजी का पहला गोल रहित ड्रॉ है। फ्लेमेंगो ने मैक्सिको की टीम क्रूज अजूल को 2-1 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में फ्लेमेंगो का सामना मिस्र की टीम पिरामिड से होगा। सऊदी प्रो लीग टीम अल खौलूद के चेयरमैन ने कहा कि मोहम्मद साला सऊदी प्रो लीग के लिए फिट नहीं है। उन्होंने कहा कि क्लब को युवा खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। जर्मनी में 14 क्लब्स ने मिलकर नई महिला बुंदेसलीग FBL एसोसिएशन बनाई है। इस संघ का मकसद महिला फुटबॉल को नई पहचान और नई दिशा देना है। ला लीगा के अध्यक्ष का कहना है कि ला लीगा के कुछ मैच विदेश में आयोजित करने का प्रयास जारी है। बार्सिलोना और
विलारियल के बीच मायामी में मैच करने की योजना तीखी आलोचना के बाद रद्द हो गई थी। तेल अवीव स्थित बास्केटबॉल टीम मुक्कावी तेल अवीव आज यूरोलीग बास्केटबॉल मैच में मेजबानी करेगी। टीम 2 साल बाद अपने घर में कोई मैच खेलने जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।